सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम लोग कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, सोनी एंड मोनी फन डे और बियर गेम्स। फिर देखेंगे एक मनोरंजक कहानी, जब बज पानी की बूंद से मिला। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैटरडे स्पेशल कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली। और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं,
केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैक भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहां अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखार कर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला, और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। Hi folks, this is Bouncy here. Today we are going to learn about a problem that we can see all around us. Do you see waste such as paper and plastic around you? Littering is a big problem, especially in our towns and cities. Shall we see some small ways in which we can fight this? Moni and Soni are two monkeys who live in a forest. They love solving problems wherever they go. But sometimes they do need a little help. Come along and help out. Soni, look at this mess. Someone has messed up our pretty forest with so many cans. Let's pick them all the cans and clear the mess. I'll bet I can pick more cans than you. How many cans did Moni collect? 3 cans. How many cans did Soni collect? 4 cans. Now, how many cans did they collect together? They have collected 3 plus 4 is equal to 7 cans. Soni and Moni have collected the cans, but don't know what to do with them. Do you have any ideas on how they can use empty cans? Empty cans can be used as drinking cups. They can be used as pencil stands. You can grow plants in a can. There are many ways to reuse things like this instead of throwing them away.
Thanks for helping Moni and Sony solve the problem. Miss Bobo, the hippo is having a party where she wants to serve coconut water. She needs many coconuts. Will you help me pick them? Sure. I collected 11 coconuts. I collected 7 coconuts. How many coconuts have they collected together? They have collected 11 plus 7 is equal to 18 coconuts. Uh-oh, looks like there is a problem. Sony and Moni don't know how to carry all the coconuts to Miss Bobo's party. What can they do? Discuss. Did you come up with a solution to their problem? Let us see what Sony and Moni do. They first call their monkey friends. They form a long line and pass each coconut along till it reaches the last monkey, who passes it on to Miss Bobo. Isn't that clever? Moni, Sony, can you help me find my ducklings? They seem to have run away. Sure, we will help you. Sony, I'll look in the area to my left and you look in the area to your right. Here they are. I found 9 ducklings. I found 8 ducklings. How many ducklings have they found together? They have found 9 plus 8 is equal to 17 ducklings. Sony and Moni return 16 of the ducklings to Mama Duck. But one little guy is too scared to come out. How can they make him come out of hiding and go back to his mama? Discuss. Did you come up with a solution to the problem? Let us see what Sony and Moni do. They leave a trail of corn on the path leading to Mama Duck. The little duckling pecks at the corn and walks along until it reaches its mama. Brilliant, isn't it? You found them all. Thank you. Sony and Moni had a great time solving problems and helping others. So, the next time you come across a problem, don't panic. Just think it through and a brilliant answer will pop up. Goodbye. Hello friends, Brisky here. Do you know Goldilocks? We are going to help Goldilocks solve a few problems. Hello children, you all know the story of Goldilocks. She went on to become great friends with the 3 bears and visited them often. The 3 bears loved games and often left clues for her to solve. Come along and help her solve some today. Hey, the bears have left me a riddle. To enter the house, I must first solve it. What is golden in color and sweet to taste, that the bees give to us and we bears love to eat it? Can you figure out the answer? It is honey. Bees give us honey and bears love it. Wow, the door has opened. Let me go inside and see where my friends are. No one is here, but I can smell yummy porridge. Let me just taste it. Oh, there is no sugar in it. Let me add some. But there is no sugar in the house. Can you find something I can use instead of sugar to sweeten the porridge? Honey! I can use honey to sweeten the porridge.
Goldilocks finishes up the yummy porridge in no time. It has started rain. Oh no! Water is dripping from the roof. The house will get flooded. What do I do? One of these things can help me out. Which one should I use? I just placed a bucket under the leak. The teacup is too small to hold so much water. I could mop the floor with a cloth, but the roof will keep leaking. I'm tired now. I'm going to take a nap. Another puzzle. I have to solve it before taking a nap. The bears are making a shawl with this pattern, but it is not complete. Look at the pattern. What will come next? अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
जब बस पानी की बूंद से मिला। मीनू जल्दी आओ, गुलाब का पौधा रो रहा है। ओह, मैं कल इसमें पानी डालना भूल गई। लेकिन पौधों को पानी की क्या जरूरत है? बस जीने के लिए सबको पानी की आवश्यकता होती है। मुझे पानी चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए और पौधों को भी पानी चाहिए। माफ कर दो गुलाब। ओह, इसीलिए गुलाब का पौधा रो रहा था। हमें पानी कहाँ से मिलता है? इस नल से। बस, क्या तुम पानी के बारे में नहीं जानते हो? तुम सिर्फ भिनभिना सकते हो। यह एक कुआं है, हमें यहाँ से भी पानी मिलता है। चीनू, यहाँ देखो, कुएं के अंदर बहुत पानी है। मीनू मदद करो। तुम कौन हो? मैं पानी की बूंद हूँ। कैसे हो तुम सब? डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ओह, तुम पानी की बूंद हो। हम सभी को तुम्हारी जरूरत होती है। हाँ, तुम सबको मेरी जरूरत होती है। मैं नदियों, तालाबों तथा सागर में रहती हूँ। बारिश में भी तुम मुझे देख सकते हो। ओह, छोटी छोटी पानी की बूंदें, मुझे बारिश में भीगना पसंद है। मीनू, माँ कुएं से पानी निकालती है। वह पानी से क्या करती है? वह खाना बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करती है। हम पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तुम मुझे नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो। दांत साफ करने के लिए, चेहरा धोने के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए और यहाँ तक कि आग बुझाने के लिए भी। ओह, हमें पानी की आवश्यकता हर काम के लिए होती है। राजा की तरफ देखो, वह पानी के छींटे मार रहा है। वह चीनू की तरह पानी से खेलना पसंद करता है। लेकिन चीनू बहुत पानी पीता भी है। अधिक पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बस, लेकिन पीने का पानी गंदा नहीं होना चाहिए। चीनू, क्या तुम साफ पानी पीते हो? हाँ, मैं साफ पानी पीता हूँ। फिर तुम पानी साफ कैसे करते हो? माँ पानी उबालती है तो सारे कीटाणु मर जाते हैं। फिर पानी साफ हो जाता है और हम इसे पीते हैं। ओह, यह तो बहुत अच्छा है। अगर तुम सब गंदा पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं हमेशा साफ पानी पीऊंगा। मैं खाने से पहले अपने हाथ भी धोता हूँ। मैं भी खाने से पहले अपने हाथ धोती हूँ। बहुत अच्छे। ओह, क्या हुआ? पानी की बूंद कुएं में गिर गई। ओह नहीं, मगर कैसे? यह पवन थी। बस जब पवन चली, पानी की बूंद कुएं में गिर गई। पवन क्या है मीनू? जब हवा चलती है तो इसे पवन कहते हैं। फिर हवा क्या है?
ओ बस, तुम कुछ नहीं जानते हो। हवा तो हर जगह है। लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। बस, तुम हवा को नहीं देख सकती, तुम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हो। तुम पत्तियों को हिलते देखते हो। देखो, मेरी पोशाक भी हिल रही है। यह सब हवा के कारण है। ओह, अब मैं समझा। हम हवा को देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। चीनू, ऐसा मत करो। मीनू, वह क्या कर रहा है? बस, वह फूंक मार रहा है। क्या तुमने महसूस किया? चीनू, बस को परेशान मत करो। मैंने महसूस किया। मैंने भी फूंक मारी। तुम दोनों यह सब बंद करो और यहाँ आओ। मीनू, माँ क्या कर रही है? माँ खिड़की खोल रही है ताकि स्वच्छ हवा कमरे के अंदर आ सके। स्वच्छ हवा लेना बहुत अच्छा होता है। बस, क्या तुम जानते हो, हमें हवा की आवश्यकता जीने के लिए होती है। हमें जीने के लिए हवा चाहिए? कैसे? बताती हूँ। चलो, सब अपने नाक और मुंह बंद करो। ओह, क्या हुआ? ओह, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ मीनू। हाँ, क्योंकि तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता है। तुम अपनी नाक से सांस लेते हो, इसलिए तुम अगर इन्हें बंद करोगे तो हवा अंदर नहीं जाएगी। बस, क्या तुम जानते हो, हम सांस लेंगे तब भी जिंदा रहेंगे। राजा, तुम्हें भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि इस गुलाब के पौधों को भी तथा सभी पेड़ों की जीने के लिए हवा चाहिए। ओह, क्या ऐसा है? अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं पानी और हवा के बारे में नहीं जानता था। तुम किसी चीज के बारे में जानते भी हो बस। चीनू, उसे परेशान मत करो। देखो, हम सबको पानी और हवा की आवश्यकता होती है। वे हमारे मित्र हैं। हाँ मीनू, इसलिए दोस्तों, पानी बर्बाद मत करो। हम सबको पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। हाँ, जल और वायु हमारे मित्र हैं। हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। आओ अभ्यास करें। प्रश्न और उत्तर। क्या तुम पानी में खेलना पसंद करते हो? तुमने पानी कहाँ-कहाँ देखा है? क्या तुम ढेर सारा पानी पीते हो? क्या तुम स्वच्छ पानी पीते हो? क्या पानी को उबाल कर पीना अच्छी बात है?
क्या हम वायु को देख सकते हैं? अपने हाथ में एक पत्ती लो, उसे जोर से फूंक मारो। क्या पत्ती गिर गई? क्या तुम गुब्बारा फुला सकते हो? क्या तुम पौधों में पानी डालते हो? अच्छा दोस्तों, चलते हूँ। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम किसी जानवर या पक्षी के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, बल्कि चलेंगे वहां जिसके कारण संजय गांधी जैविक उद्यान को राजधानी पटना का लंग्स ऑफ द सिटी यानी शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के वनस्पति क्षेत्र की और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के नूतन प्रयोग के बारे में। जब पूरे विश्व में विकास कार्यों के लिए जंगलों और पेड़ों की बिना रोक टोक कटाई हो रही है, वैसे समय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि विकास कार्यों के लिए राजधानी पटना या उसके आसपास जितने भी पुराने पेड़ों को रिलोकेट किया गया, उन पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से जड़ सहित उखाड़कर
आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। उनका समुचित देखभाल किया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्णय को संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मियों ने अपने अथक प्रयास से सही साबित किया है और आज इन पेड़ों में न सिर्फ नई नई पत्तियां आ रही हैं, बल्कि कई टहनियों ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिए हैं। आज ये फिर से लगाए गए पेड़ न सिर्फ उद्यान के जंगली दृश्य को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि चिड़ियों, तितलियों और गिलहरियों का बसेरा भी बन गया है। जो पटना जू का ओरिएंटेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये पुराने समय में काफ़ी पुराने टाइम में यहाँ से सोन नदी गुजरती थी और बाद में कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो सोन नदी अपना कोर्स शिफ्ट करती गई और इससे काफ़ी दूर तक चली गई। तो यहाँ का सॉइल काफ़ी सैंडी है और इस कारण से यहाँ जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनका ये काफ़ी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, ये फ्रेगाइल होते हैं और काफ़ी यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो एजेड भी थे और वो धीरे धीरे अपने रोटेशन एज को प्राप्त करते गए या किसी भी तरह का अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो उनका रूट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे ये देखा गया कि वृक्ष जो काफ़ी बड़े हैं वो उनका हल्का सा भी बारिश होने पे फेलिंग हो जा रहा है, वो गिर जा रहे हैं, टॉपल कर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पटना के अलग अलग जगहों पे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जैसे अगर कहीं एनएच का एक्सपेंशन हो रहा है, रोड का एक्सपेंशन हो रहा है या एयरपोर्ट पे कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ वृक्षों को वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाया जाना आवश्यक था। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा ही अपने तरह का अनूठा प्रयास किया कि किसी भी वृक्ष को वहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं और उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। ये अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं इसमें, जैसे पीपल, बरगद, गुल्लड़, पाकर, नीम, उसके अलावा करंज, जामुन और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो यहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसको लगाए जाने के बाद से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 99% जो यहाँ प्लांट्स लगाए गए थे सभी के सभी सक्सेसफुली लग चुके हैं, सभी में ब्रांचेज आ गए हैं, कुछ ट्रीज में फ्लावरिंग शुरू हो गया है और किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले उनका रूट का प्रिपरेशन किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो मेन टेक्निकल चीज़ों को देखा जाता है उसमें इनके ब्रांचेज का भी कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद बॉडेक्स मिक्सचर का लेप लगाया जाता है जिससे कि उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो
जो ब्रांचेस कट किए जाते हैं, उसके बाद एक पार्टिकुलर पैटर्न में ही ये प्लांट जो हैं ग्रो करते हैं। तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे ये बड़े आकार के बॉन्साई हैं, जो पार्क्स के लिए बड़ा ही अनूठा इनका एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है। तो टोपाइडी और जो बॉन्साई की कला है वो अगर कहा जाए तो ये एक बड़े प्लांट में करना भी अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि देता है। 153 एकड़ में फैला ये संजय गांधी जैविक उद्यान 2 भागों में बटा है। एक भाग जंतु का है और दूसरा वनस्पति का। यहाँ आने वाले दर्शक हर प्रकार के जानवर और पक्षी को देखकर रोमांचित होते हैं और साथ साथ इन 150 प्रजाति के 3000 से भी अधिक पेड़ों के छांव में आकर चैन की सांस लेते हैं। यही है संजय गांधी जैविक उद्यान की खासियत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम चलेंगे नॉक्टर्नल हाउस यानी निशाचर घर। निशाचर घर में आज हम मिलेंगे एक ऐसे पक्षी से जो स्वभाव और बनावट में अन्य पक्षियों से काफी अलग है। मुलायम पर, छोटी दुम और बड़े सिर वाला ये शिकारी पक्षी उल्लू है। मजाक में आप या हम भले ही लोगों को उल्लू कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही समझदार और बुद्धिमान पक्षियों के श्रेणी में आता है और इनकी 150 से भी अधिक प्रजातियां हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। उल्लू के पंजों में नुकीले और मुड़े हुए नाखून होते हैं, जिससे वे अपने शिकार को बड़े आसानी से पकड़ सकती है। ये निशाचर होते हैं, इसीलिए ये दिन के अपेक्षा रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उल्लू के कान बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिससे वो अपने शिकार की हरकतों को महसूस करके उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। इनकी आंखें अन्य पक्षियों की तरह बगल में नहीं होती हैं, बल्कि मनुष्यों की तरह सामने होती है। आंखें बड़ी और गोल होती हैं। इन्हें किसानों का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये फसल या अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। इनका मुख्य शिकार चूहा होता है। चूहे के अलावा ये सांप, गिलहरी और मछली भी खाते हैं। सबसे बड़े उल्लू का नाम ग्रेट हॉर्नेड है, जो लगभग 1100 ग्राम का होता है, जबकि सबसे छोटा उल्लू एल्फ है, जिसका वजन 31 ग्राम तक होता है। सामान्यतः एक मादा उल्लू एक बार में 2 से 8 अंडे देती है, जिसे वो 30 से 50 दिनों तक सेकती है। इनके पंख मुलायम होते हैं, इसलिए ये उड़ने पर आवाज नहीं करते हैं। ये बेहद शांत होते हैं और ये समूह में रहने के बजाय एकांत में रहना पसंद करते हैं। नॉक्टर्नल हाउस में ईगल ऑल के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, जहाँ पर एक ईगल ऑल को रखा गया है। ईगल ऑल हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। ईगल ऑल जो है ये मुख्य रूप से आम के पेड़, सखुआ के पेड़ और बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उस पर ये घोंसला बनाना पसंद करते हैं। मुख्य रूप से ईगल ऑल का जो आकार होता है लगभग चील से थोड़ा बड़ा होता है। ये भूरे रंग के होते हैं। इनकी मादा जो होती है थोड़ी और डार्क कलर की होती है। ईगल ऑल जो है अपने एक समय में 3 से 4 अंडे देते हैं। इनका प्रजनन का समय नवंबर से अप्रैल तक का होता है। ईगल ऑल को हिंदी में घुघू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इन्हें भोजन के रूप में मुख्य रूप से मछली प्रदान करते हैं और इनके आवासन के लिए नॉक्टर्नल हाउस में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमारे ये जो ईगल ऑल जो है इनको महसूस होता है कि ये बिल्कुल जंगल के प्राकृतिक वास में। इनके लिए वृक्ष वगैरह की इत्यादि की व्यवस्था की गई है। केजों की साफ़ सफाई पर भी काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाता है। साप्ताहिक रूप से इनकी केजों के डिसइंफेक्शन किया जाता है, दवाई का छिड़काव किया जाता है। नॉक्टर्नल हाउस में उल्लू के अलावा और भी कई जानवर हैं। इनमें सियार और साहिल या साही प्रमुख है। दोनों ही निशाचर हैं। साही अपने अलग रंग रूप के कारण
देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। इनके शरीर के बाल काफी मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं। इन बालों को शाही का कांटा भी कहा जाता है। अभी इंडिया के जितने भी जू हैं उसमें लगभग सभी जगह निशाचर हाउस बनाए जा रहे हैं या पुराने भी हैं। ये निशाचर हाउस या नॉक्टर्नल हाउस टर्म से ऐसा प्रतीत होता है कि वैसे जानवर को उस बिल्डिंग में रखा जाता है जो रात्रि में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बिल्डिंग में उस तरह का सुविधाएं दी जाती हैं जो ऐसा प्रतीत हो कि उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनके साइकोलॉजिकल, उनके फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करे। ऐसा जनरली देखा जाता है कि सिर्फ डार्क कर देने से कोई भी घर नॉक्टर्नल हाउस नहीं बन जाता है। उसको जो साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाता है उसमें उनके हर एक रिक्वायरमेंट पे ध्यान रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो नॉक्टर्नल एनिमल्स है जो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उन्हें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो नॉक्टर्नल हाउस में ध्यान दिया जाता है जिसमें प्रॉपर सनलाइट है, एयर फ्लो है वो मेंटेन रहे, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका टेम्परेचर इत्यादि को साइंटिफिकली मेंटेन करने की काफ़ी आवश्यकता होती है। पटना जू में जो जानवर को नॉक्टर्नल हाउस में रखे गए हैं उनके देखभाल के लिए, समुचित देखभाल के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। जो ये नॉक्टर्नल हाउस है ये पूरी तरह से वातानुकूलित है। बाहर से जो विजिटर गैलरी है वो अत्याधुनिक बनाया गया है। उसमें लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी दर्शक आते हैं उससे वो गुजरे तो उन्हें काफ़ी अच्छा एहसास हो जैसे वो किसी जंगल से गुजर रहे हों। इसके अतिरिक्त जो एक इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटी भी गेट पे डेवलप किया गया है जिसमें नॉक्टर्नल एनिमल्स के उनके जो डमीज हैं उसके थ्रू ये दिखाने का प्रयास किया गया है उनके हैबिटेट के बारे में, और जो भी जानकारी है वो गेट के पास ही दिया जाता है। नॉक्टर्नल हाउस यहाँ आने वाले दर्शकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले दर्शक इन निशाचर पक्षियों और जानवरों को देखकर काफी रोमांचित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए जानवर के साथ, एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। कोविड का क्या बता
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।